Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल EduCS फिजिक्स। आज हम अपरिमित समरूप आवेशित चालक या अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। सीधी सी बात यह है कि ये गाउस के नियम की एक एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो गाउस का नियम के अनुप्रयोग है उनके सभी की वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से लिंक से उसको देख सकते हैं। और जो अनंत लंबाई के तार की कारण तीव्रता है उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर कॉर्नर में आई वाले बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS फिजिक्स पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल की लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का हमारा टॉपिक, अपरिमित समरूप आवेशित चालक या अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक समरूप आवेशित चालक है जिसको हमने नाम दे दिया A, B, C और D। इसमें हम दो अल्पांश X और Y के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास दो अल्पांश X और Y है। अब देखिए, इनका जो मध्य बिंदु O है, इस O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P है। तो हमें इस बिंदु P पर इन अल्पांश X और Y के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब तो ये है कि अल्पांश के द्वारा ज्ञात करेंगे और फिर पूरी परत के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये जो दूरी R है या OP है, ये इस जो परत है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा अल्पांश X है ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है DE1। क्लियर है? और जो अल्पांश Y है इसके द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है? DE2 उत्पन्न होती है। अब देखिए, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं और अल्पांश X और Y के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वह OP के साथ थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बन रहा है? थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आपको पता ही है। अब देखिए, जो परत है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, हम मान लेते हैं कितना है? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं? सिग्मा मान लेते हैं। पहले इस वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करें। अब ये ना तो क्षैतिज दिशा में है और ना ही ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो हम क्या करते हैं? इसके घटक करते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल पहले के जैसा है, अनंत रेखीय लंबाई के तार के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल उसके जैसा। तो अब क्या करेंगे? इसके घटक करेंगे। तो घटक करेंगे तो ये कोण बन रहा है, तो जो कोण के साथ वाला जो घटक होता है इसका घटक एक तो ये होगा और दूसरा ये वाला। तो ये जो कोण के साथ वाला घटक बन रहा है ये हमेशा कोस थीटा वाला घटक होता है, तो इसको हम नाम दे देते हैं DE1 कोस थीटा। और जो दूसरा घटक होगा इसको नाम दे देते हैं DE1 साइन थीटा। ऐसे ही जो अल्पांश Y है इसके द्वारा बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी? DE2। अब ये ना तो क्षैतिज है ना ऊर्ध्वाधर है, ये तिरछा है, तो हम क्या करते हैं? इसके भी घटक करते हैं। एक तो क्षैतिज घटक कर देते हैं और दूसरा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है और इस दिशा में भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा? जो क्षैतिज घटक है उसका मान DE2 कोस थीटा और जो ऊर्ध्वाधर है उसका DE2 साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? देखिए एक बार इसकी जो डिटेल लिखी है उसके बारे में पढ़ते हैं। माना किसी अनंत क्षेत्रफल की अपरिमित समरूप परत के किसी भाग ABCD पर विचार करते हैं। परत का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। ABCD में दो अल्पांश X व Y है।
जिनका मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P रखा है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। अब बात करें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगी। तो हमारे पास ये घटक आए हैं 4, एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 घटक हैं। तो ध्यान से देखिए, DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा ये दोनों बराबर है और ये विपरीत दिशा में है। एक तो ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे की ओर है। तो दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देंगे। लेकिन जो DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में है, इस दिशा में, तो क्या होगा कि ये दोनों जुड़ेंगे। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा ये वाली होगी, मतलब OP की दिशा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, पृष्ठ के लंबवत जो परत है, परत के लंबवत या पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास जो परत है, तो परत के दोनों तरफ एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। देखिए, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक परत है कुछ इस तरह से। अब देखिए, ये परत है वो दोनों तरफ से एक समान है। तो अब जो मान लेते हैं कुछ परत इस तरह से है, तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो यहाँ से ऐसे लंबवत बाहर की ओर होगी और दोनों तरफ एक समान है, तो इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्लियर है मेरी बात? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों तरफ होगी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इधर भी होगी और परत की दूसरी साइड भी होगी। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया था, ये जो परत है इसके इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगी। तो ये तो है दिशा की गणना। तो एक बार हम दिशा की गणना पढ़ लेते हैं। देखिए, ये देखिए दिशा की गणना। परत ABCD में 2 अल्पांश x व y द्वारा बिंदु P पर तीव्रताएं हमने मानी है DE1 और DE2 अलग अलग दिशाओं में प्राप्त होती है। अभी हमने जो देखा था डायग्राम, उसमें अलग अलग दिशाओं में प्राप्त हो रही है। इन तीव्रताओं के घटक करने पर DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अभी मैंने बताया था, दो बराबर और विपरीत दिशा में वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब देखिए, अगर हम परत में से अनेक अल्पांश माने तो उनकी दिशा एक समान प्राप्त होगी, जो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। यह तो थी दिशा की गणना। अब हम बात करते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी गणना की। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो हमारे पास इस डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। यह हमारे पास जो वही पहले वाली परत है। अब क्या करते हैं, इस परत में हम एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यह परत है, इस परत में हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और यह पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार। और इस बेलनाकार पृष्ठ को हम 3 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। पहला भाग तो S1, कौन सा है, S1। दूसरा यह वक्राकार भाग S2 और तीसरा भाग S3। ठीक है, ये तीसरा भाग हो गया S3 वृत्ताकार। तो S1 और S3 तो है वृत्ताकार भाग और S2 है वक्राकार भाग। और यहाँ से यहाँ तक की जो नली की लंबाई है, बेलनाकार नली या पृष्ठ, उसकी लंबाई L और यहाँ से यहाँ तक हो गई L। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल 2L हो जाएगी। ये जो वृत्ताकार भाग है इसकी दिशा ये वाली, और ये जो वक्राकार भाग है इसकी दिशा ऊपर की ओर, और ये जो वृत्ताकार भाग है इसकी दिशा ये वाली हो जाएगी। देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ एक तरीके से। मान लेते हैं ये हमारे पास बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है, और इस बेलनाकार पृष्ठ का ये जो भाग है ये तो है वक्राकार, और ये जो भाग है ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो पृष्ठ है इनकी ये दिशाएं हैं कुछ इस तरह से, और ये वक्राकार भाग है, इसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। तो
अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है उसकी दिशा ये वाली है। तो S1 भाग के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है उन दोनों की दिशा एक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये वाली और इसके दिशा भी ये वाली। और इसमें देखिए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी उत्पन्न हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दोनों तरफ होगी। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली है और पृष्ठ की दिशा भी ये वाली है। तो इनके बीच भी एक ही दिशा है, लेकिन ये तो देखिए ये ऊपर की ओर है और ये इस दिशा में है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? तो चलिए अब इसके डेरिवेशन पर बात करते हैं। देखिए परत ABCD पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बेलनाकार है। अभी हमने तो पृष्ठ की बात की थी, वो कैसा है? बेलनाकार, तथा जिसकी लंबाई कितनी है? 2L है। पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? हम मान लेते हैं फाई मान लेते हैं। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखिए हमारा जो पृष्ठ था उसको हमने 3 भागों से मिलकर बना माना था, S1, S2 और S3। इस पृष्ठ को हम 3 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। S1 व S2 वृत्ताकार भाग है तथा S1 व S3 वृत्ताकार भाग है तथा S2 वक्राकार भाग है। तो तीनों भागों से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। अब हम बात करें इनको, हम ये वेक्टर है इसको हम अगर वेक्टर हटाएं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E DS1 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E DS2 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E DS3 cos थीटा। अब बात करें इनके कोणों के बारे में, तो एक बार डायग्राम को फिर से देखते हैं। ये देखिए इसमें डायग्राम, यहाँ पर S1 और E दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच कोण 0 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर देखिए डायग्राम, जो S1 और E है इनकी दिशा एक है, S2 वेक्टर है और E वेक्टर है, ये एक दूसरे के लंबवत है। और यहाँ पर S3 और E वेक्टर, ये S3 और E वेक्टर इनकी भी एक ही दिशा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र वो परत के दोनों तरफ उत्पन्न होगा तो इनकी दिशा एक हो जाएगी। तो H1 और S3 के लिए तो थीटा 0 और S2 के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलते हैं फिर से डेरिवेशन की ओर। ये देखिए S1 व S3 के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री तथा S2 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अतः फाई का मान क्या हो जाएगा? कोस 0 का मान होता है 1, कोस 90 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। और E तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हमने समाकलन से बाहर ले लिया क्योंकि परिवर्तन किस में चेंज हो रहा है? क्षेत्रफल में। तो ये 0 होने की वजह से हट जाएगा और ये बचेगी दोनों तरफ। E इंटीग्रेशन ऑफ DS1 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ DS3। S1 और S3 दोनों वृत्ताकार भाग है और इनका क्षेत्रफल भी कैसा होगा? एक जैसा हो जाएगा। तो इस चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ DS1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DS3 इज इक्वल टू S, ये क्या है? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो इसको हमने क्या मान लिया? S मान लिया। इंटीग्रेशन ऑफ DS1 और DS3 को क्या मान लिया? S। तो ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या होगा? ES प्लस ES और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2ES। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें पता है कि जो गाउस का नियम है वो क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये समीकरण नंबर 3। ये गाउस का नियम भी हम पहले पढ़ चुके हैं और जो पृष्ठावेश घनत्व है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन S। तो यहाँ से हमें Q की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू निकालेंगे तो S को इधर भेज दीजिए। Q इज इक्वल्स टू सिग्मा S। ये समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमें करना क्या है, ये जो Q का मान है सिग्मा S यहाँ पर रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? फाई बराबर सिग्मा S बट्टा एप्सिलॉन। और ये जो फाई का मान आएगा यहाँ पर सिग्मा S बट्टा एप्सिलॉन, ये मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए समीकरण
2, 3 व 4 से। फाई बराबर सिग्मा एस बट्टा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 ES। अब इन दोनों पर बात करें, S से S कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2E, और 2 को इधर भेजेंगे तो 2 बट्टे में आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो ये क्या आ गई हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, जो कि परत द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह दूरी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि देखिए इसमें दूरी नहीं आई है, तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करती, और किस पर निर्भर करेगी, घनत्व पर, और जो विद्युतशीलता उस पर निर्भर करती है। तो अब एक बार इसके डायग्राम पर बात करें, तो घनत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच ग्राफ बनाए तो ग्राफ इस तरह से एक आता है, और दूरी और तीव्रता पर बनाए तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जो R दूरी है उसके समांतर आता है। तो ये था हमारा परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।